नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मुखिया प्रत्याशी ने लोगों से की अपने नामांकन में शामिल होने की अपील, कहां सपा नेता ने आयोजित की रोजा इफ्तार पार्टी, कहां कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। सेलारी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जहान आरा ने लोगों से अपने नामांकन में शामिल होने की अपील की। मेरा नाम जहान आरा है। ये कौन सा पंचायत है? ये सेलारी पंचायत है। यहाँ पे आप किस पद से चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ मैं मुखिया के पद से चुनाव लड़ रही हूँ। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? जहान आरा। बताएं, आप पिछले बार यहाँ से चुनाव में आप मुखिया पद पर रह चुकी हैं जी। एक टर्म शायद रह चुकी हैं। जी जी। आप बताइए कि क्या कार्यकाल में क्या मतलब कुछ पहली प्राथमिकता हो गया, क्या प्राथमिकता है, क्या मुद्दा है आपके साथ? जी देखिए, मैं अपने कार्यकाल में रही, अच्छा काम भी की और मेरा मुद्दा पंचायत के हर एक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था और दूसरा मुद्दा पेयजल की समस्या को दूर करना था और तीसरा मुद्दा सरकार द्वारा प्राप्त सभी योजनाओं को ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत करा के उसको काम कराना था। ये मेरा तीसरा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा था। आप नॉमिनेशन अभी तो कराई नहीं है जी। कितना डेट को करा रहे हैं? 29 अप्रैल 2022 को। यानी कल करा रही हूँ। क्या आपको लगता है, आप कभी कभी जनसंपर्क में घूम रहे हैं, आपको लगता है जन समर्थन में घूमने के बाद कैसा महसूस हो रहा है जनता का? जी, लोगों का समर्थन मिल रहा है मुझे। आपात समर्थन? जी, जो लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है और उम्मीद भी है इस बार। लोगों का कहना है कि नहीं, मतलब मेरे तरफ से आप लोग पूरा संतुष्ट रहिए। मतलब जीत, मतलब जनता का पूर्ण भरोसा है? जी, कि पूरा मतलब आपको... जी पूरा भरोसा है। हाँ, धन्यवाद। जी बताएं, नॉमिनेशन को लेकर क्या आपका विधि व्यवस्था क्या? जी, नॉमिनेशन को लेकर मेरा यही विधि व्यवस्था कि मैं अपने पंचायत की जनता से ये अपील कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर और कुछ जलपान का व्यवस्था भी है? जी, वहाँ से जलपान करके पानी पी के इसके बाद फिर अपना वहाँ से जाना है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कासगंज के वरिष्ठ समाज सेवी और सपा नेता मनोज यादव ने रोजा इफ्तार का आयोजन शहनाई गार्डन में किया, जिसमें शहर के हजारों रोजेदारों ने रोजा इफ्तार किया। बता दें कि मनोज यादव हमेशा समाज सेवा और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। वह कासगंज से चेयरमैन बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं और चुनाव की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और आपने एक शब्द पूछा था कि आपने क्यों किया। मेरा भी मन है इस शहर में इस बार चेयरमैन ही बनने का, तो स्वार्थ मेरा भी है, झूठ है और झूठ जो बोलते हैं तो फिर ऊपर वाले की पूजा भी कर रहे हैं, झूठ बोलकर खराब करते हैं। तो शानदार तरीके से लोगों की भावना रही, प्यार इसलिए रहा, चुनाव लड़ूंगा और इस शहर को बताऊंगा कि चेयरमैन ही इसको कहते हैं। हर गरीब, हर अच्छा इंसान महसूस करेगा कि हम अपने अधिकारों को, गरीब आदमी अपने व्यवस्थाओं को, सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से अगर ऊपर वाले ने मौका दिया तो उस काम को करेंगे और इस अंजाम तक पहुंचाएंगे कि लोग भरोसा करें कि जीवन में कोई कासगंज नगर पालिका से चेयरमैन बने। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, पत्रकारिता इसी के साथ। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरे झारखंड में सरगर्मी तेज हो चुकी है। बताते चले कि गुरुवार को हेरहंज प्रखंड सेरनदाग पंचायत के मुखिया के पद पर पहला नामांकन नंदेव सिंह ने दाखिल किया है। इस तरह से हेरहंज प्रखंड से पहला मुखिया के पद के लिए उम्मीदवार सेरनदाग पंचायत के नंदेव सिंह हुए। इस दौरान उम्मीदवार नंदेव सिंह ने अपने चुनावी क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सेरनदाग पंचायत का दौरा करते हुए इसके कार्यकर्ताओं के साथ हेरहंज प्रखंड कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल कराया। आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा? मैं जीतूंगा तो सेरनदाग पंचायत में सभी पब्लिक और सभी जनता को समस्याओं को दूर करने का लक्ष्य रखता हूँ। कैसी समस्या को दूर कीजिएगा? जैसे गरीब व्यक्ति हो, असहाय व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों को मैं विकास के मार्ग में आगे लाने का मदद करूँगा। किसान के लिए क्या कीजिएगा?
किसान के लिए ब्लॉक संबंधी जो भी किसान का जो बीज खाद जो लाभ मिलता है उसे हम दिलवाएंगे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सरधना में मेरठ रोड स्थित बाहुबली कपड़ा फैक्ट्री के बॉयलर में आग लग गई। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मेरठ से सटे सरधना में गुरुवार सुबह कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और फैक्ट्री के आसपास का इलाका खाली कराया। वहीं मेरठ से भी कई दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। बताया गया कि फैक्ट्री में बॉयलर के पास रखे केमिकल ने किसी कारण से आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। वहीं भीषण आग लगने से फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में हड़कंप मच गया। समय रहते सभी ने फैक्ट्री से बाहर निकल अपनी जान बचाई। वहीं सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं है। कपड़े बनाने की फैक्ट्री है, इस सरधना में है और इसमें जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तैसे ही फायर सर्विस अपनी 6 गाड़ियों के साथ तत्काल पहुंची। पहुंचने के बाद देखा तो इनके जो आयल फर्नेस ऑयल बेस्ड बॉयलर था और आयर लीक करके पूरे फर्नेस ऑयल की सर्कुलेट हो गया था और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि वो किसी भी समय फटने की संभावना थी। इनके इंजीनियरों ने कोशिश किया उसको ड्रेन कराने की, लेकिन ड्रेन नहीं हो पाया। इसी बीच वो लीक कर गया, उससे शॉर्ट सर्किट से फर्नेस ऑयल में आग लग गई और फायर सर्विस गाड़ियों ने पूरी तरह से उसको नियंत्रित कर लिया। कोई जीवहान नहीं है, कोई जीवहान नहीं हुई है, न कोई झुलसा है। सूचना पर कंट्रोल करने में 1 घंटे लगे। लगभग कितनी कीमत का नुकसान होगा? ये तो जांच के बाद पता चलेगा कितनी कीमत का नुकसान होगा। फैक्ट्री प्लांट के अंदर कोई आग नहीं पहुंची है। जो भी नुकसान है वो सिर्फ केवल बॉयलर का है और कुछ नहीं है। मेरठ से कैमरा पर्सन जावेद अब्बासी के साथ कुंवर आजम अफगन की रिपोर्ट। मेरठ में खता रोड के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के शारिक नाम के व्यक्ति की बनाई गई बिल्डिंग पर चला बाबा का बुलडोजर। बिल्डिंग मालिक ने लगाए प्रशासन पर आरोप। कहा कि बिना जानकारी दिए बिल्डिंग को तोड़ा गया है। अवैध निर्माण बताते हुए किया गया ध्वस्त। प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो बिना नक्शा पास कराए ही किया गया था अवैध निर्माण। मेरा नाम शारिक है। शारिक है, किसकी बिल्डिंग है और ये क्या कार्य? ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है जी। ये हमने निर्माण किया। आदमी अपनी जमा पूंजी, जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाता है, एक एक पैसा जोड़ता है, ठीक है। आज सरकार ने, आज इन्होंने एमडीए वालों ने मिलके बिना किसी सूचना के और हमारे साथ ये काम कर दिया है। बताइए अब हम भैया, हमने पहले सूचना होती, हम कुछ तो करते इसमें। बोलने पे हमारे भाई को उठा के ले गए। वो कहे ठीक है, हम ये आप कर सकते हैं, हमें पैसे चाहिए। वो 2 लाख रुपए लेके गए हमसे। नरेश शर्मा जो है वो 2 लाख रुपए लेके गए हमसे, एमडी वाले। उससे पहले भी कितना एक रिपोर्टर आए थे, अभी 2 लाख रुपए। ये अप्रूव्ड ही नहीं एरिया, पहली बात है। यहाँ का नक्शा ही नहीं बनाया किसी ने। क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं जो हमारा इस पर कार्रवाई हो, हम हमारे जो पैसे लगे थे वो हमें पैसे मिलने चाहिए इसके, ये हमारा ठीक करके दिया जाए। बिल्कुल नोटिस तो मिल। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी के साथ कुंवर आजम अफगन की रिपोर्ट। तहसीलदार को सरेआम धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो सहतवाड़ थाने के अंतर्गत ग्राम सभा उदाह का बताया जा रहा है। बांसडीह विधानसभा की विधायिका केतकी सिंह के साथ पहुंचे पूर्व प्रधान राजू दुबे ने निषाद पार्टी के बांसडीह विधायक के सामने बांसडीह तहसीलदार को जमकर फटकार लगाए। विधायक के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया तथा बांसडीह तहसीलदार को तहसील जलाने की धमकी भी दी। धमकाते हुए युवक सहतवाड़ थाने के रामपुर कला का बताया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को लेकर बांदा जिला प्रशासन ने पीस कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में संपन्न की। बैठक की अध्यक्षता बांदा जिला अधिकारी अनुराग पटेल ने की। जिलाधिकारी अनुराग पटेल ने जनता से अपील की कि ईद, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया पर्व आपसी भाईचारे के साथ मनाएं और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थलों के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग न करें। कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेकर सहयोग करें। लाउड स्पीकर मामले में सभी धर्मों के लोगों
लोगों को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत आए तो अधिकारियों को बताएं। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने भी सभी धर्मगुरुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पर्वों को आपसी सौहार्द के साथ मनाकर गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश करें। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस पूरा सहयोग करेगी। संचालन सिटी मजिस्ट्रेट केशवनाथ गुप्ता ने किया। बैठक में गणमान्य व्यक्तियों में सादी जमा चंद्रमोहन द्विवेदी, शहर काजी अकील मियां, वाजिद अली, अमित सेठ, शोएब रिजवी, शोभाराम कश्यप समेत तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। सर आज किस प्रकार की बैठक थी? ये आगामी हमारे 4 त्यौहार पड़ रहे हैं। अलविदा की नमाज है, ईद की नमाज है, भगवान परशुराम जी की जयंती है और अक्षय तृतीया है। ये चारों त्यौहार जो मुस्लिम और जो हिंदू भाई हैं, इन्हीं चारों त्यौहारों को शांति ढंग से संपन्न कराने के लिए हमने इन दोनों संप्रदाय के धर्मियों को और संप्रदाय के नागरिकों को, साथ ही साथ अन्य संप्रदाय के भी धर्मियों को बुलाया और इन दोनों संप्रदाय के अन्य जो ईसाई और सिख समुदाय के लोगों को मिलाए। इन लोगों ने जो इन चारों धर्मों को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की जो अपनी बातें बताई हैं, कहीं पानी की समस्या बताई, कहीं सफाई की समस्या बताई, कहीं बिजली की समस्या बताई या कहीं जानवर की समस्या बताई। तो इससे जो समस्याएं हैं वो हमने जो हमारे विभाग हैं, बिजली विभाग, नगर पालिका, जल निगम, जल संस्थान, पंचायती राज विभाग, इन सबको इन सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। देवरिया जनपद के सलीमपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा जमुआ नंबर 2 के प्रधान व लेखपाल का ऑडियो वायरल होने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कोटेदार मृत्युंजय शाही द्वारा प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा पर अध्यापकों के साथ राशन मांगने पर बदतमीजी करने का वीडियो सामने आ गया है। बताते चलें कि अभी पिछले महीने प्रधान अध्यापक मंसूर आलम 30 मार्च को रिटायर हुए। वहीं वो नए प्रधान अध्यापक को लेकर कोटेदार के यहाँ मिड डे मील का राशन कहां से आता ये देखने चले गए। साथ ही पिछला बकाया राशन कोटेदार से मांगे, जिस पर जमुआ नंबर 2 के कोटेदार भड़क गए और प्राथमिक विद्यालय सोनबरसा पहुंचकर अध्यापकों से बदतमीजी भरे लहजे में बात करने लगे। साथ ही वीडियो में वह मंसूर आलम को भी धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस कोटेदार के खिलाफ कई बार शिकायत हुई है, पर तहसील मुख्यालय पर बैठे इंस्पेक्टर साहब के कान के ऊपर जू तक नहीं रेंगता, या फिर यूं कहा जाए इनके ऊपर इंस्पेक्टर साहब की ही कृपा है। अब देखना यह है कि ये सब देखने के बाद भी क्या जिला प्रशासन ऐसे बदतमीज कोटेदार को वहां रहने देगा या नहीं। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेन्द्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई, जिसे लेकर मुखिया प्रत्याशी एवं वार्ड सदस्य अपना अपना नामांकन करने के लिए कार्यालय में पूरे काफिले के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं तरसी प्रखंड कार्यालय में सभी प्रत्याशी नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जनता में चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा खुशी भी देखी जा रही है। इसी को लेकर तरसी प्रखंड में वार्ड सदस्य के लिए निर्वाचन पदाधिकारी तरसी वीडियो सच्चिदानंद महतो एवं मुखिया प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन पदाधिकारी तरसी सीओ के नाथ सिंह की देखरेख में नामांकन दाखिल किया जा रहा है। इसी दौरान निर्वाचन पदाधिकारियों ने कहा कि इस समय पुलिस प्रशासन की विधि व्यवस्था के साथ शांति माहौल में नामांकन दाखिल किया जा रहा है, जो कि प्रखंड के 13 पंचायतों से कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जो आज तरसी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी पंकज सिंह एवं गुरहा पंचायत से भावी प्रत्याशी सवा फिरदौस खान एवं पाठक पगार पंचायत से भावी प्रत्याशी तलत अजीजा तथा कई पंचायत से कई प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। तो बताइए आप किस पंचायत से हैं? पाठक पगार से आप तो अभी नॉमिनेशन करने आई हैं। क्या आप चुनाव में खड़ी हुई है किस मुद्दा को लेकर? मतलब क्या करना है चुनाव जीतने के बाद, क्या करना है आपको? पहला पंचायत के विकास करना है। पंचायत के विकास के अभी कुछ पंचायत का विकास अधूरा रह चुका है। मतलब जीतिएगा तो जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि काम करेंगे। जी जाएंगे तो जनता को काम। आज आपका नॉमिनेशन है, आपके साथ मतलब जन का लाभ है यहाँ काफ़ी ब्लॉक स्तर पर। आप बताइए कि क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? जनता को अच्छा मिल रहा है। नाम बताएंगे आप?
जी, मेरा नाम सबा फिरदौस खान हुआ। ये कौन सा पंचायत है? ये गुरा पंचायत है। आप किस पद पर यहाँ पे मुखिया पद के लिए हम यहाँ पे चुनाव की आप पहली प्राथमिकता के मतलब चुनाव में आने का पहली प्राथमिकता आप बताएं, क्या मुद्दा है? देखिए, चुनाव में आने का सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि अपने गांव का चौमुखी विकास करना और जो भी कार्य जो छूट गया है उसको पूरा करना पूर्ण रूप से, और किसी भी जाति को ऊंच नीच भेदभाव को नहीं रखते हुए सभी को सम्मानित करना, उन्हें अपने बराबर समझना, किसी को छोटा नहीं समझना, किसी को बड़ा नहीं समझना, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, ये आप बताएं कि पहले से आप मुखिया रह चुकी हैं इस पंचायत का, गुरहा पंचायत का, तो आपसे जनता कितना खुश है, क्या महसूस करते हैं, इतना जन सैलाब उजड़ा हुआ है? देखिए, जनता, सबसे पहले तो मैं अपने जनता की आभारी हूँ, उनके बहुत सदा आभारी रहूँगी, इसलिए कि ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि कैसे जनता मेरे साथ आई है। चूँकि हम लोग कुछ वजह हुई या कुछ भी वजह हुई, हम लोग 6.5 साल जनता की सेवा किए। तरहसी से सी न्यूज़ संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रोहतास में 2 विभागों के बीच ओवरलोड का खेल धड़ल्ले से जारी। इसका लाभ अवैध खनन से जुड़े माफियाओं को मिल रहा है, जिसके पीछे विभाग का हाथ बताया जा रहा है। रोहतास के मोटरायन निरीक्षक राकेश रंजन ने जिले में ओवरलोड का ठिकरा खनन विभाग के ऊपर फोड़ दिया है। निरीक्षक की माने तो खनन विभाग जहां से बालू का उठाव हो रहा है वहां पर इस तरह की व्यवस्था कर सकता है जिस व्यवस्था से ओवरलोड का खेल रुक सकता है, लेकिन खनन विभाग ओवरलोड के खेल पर रोक लगाना नहीं चाह रहा, जिस कारण से सड़कों पर ये दृश्य दिखाई दे रहा है। निरीक्षक का साफ कहना है कि संसाधन नहीं है कि वो ओवरलोड के खेल को रोक सके। गौरतलब हो कि रोहतास जिले में बालू गिट्टी की ढलाई के दौरान अक्सर ओवरलोड की बात सामने आती है। मालवा टोल प्लाजा के आंकड़ों की माने तो ओवरलोड से टोल प्लाजा को प्रतिमाह 5 से 6 लाख का राजस्व प्राप्त होता है। ये सब राजस्व केवल अवैध बालू और गिट्टी की धुलाई से प्राप्त होता है। इससे साफ लग रहा है कि जिले में धड़ल्ले से ओवरलोड का खेल जारी, लेकिन खनन व परिवहन विभाग एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ने में लगा हुआ है, जबकि इससे सरकार को भारी मात्रा में राजस्व की क्षति हो रही है। सूत्रों की माने तो दोनों विभाग इस खेल को रोकने में दिलचस्पी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसके पीछे उनका भी अपना मकसद है और इस मकसद को साधने के लिए दोनों विभागों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। ओवरलोड हो कहाँ से रहा है, जरा इस पर आप लोग नजर डालें। कभी खनन क्षेत्रों का आप लोगों ने दौरा किया? खनन जिनको ठेकेदारी पट्टेदारी मिली है, क्या वो नॉर्म्स के तहत कार्य कर रहे हैं? और उन पर जो तैनात पदाधिकारी हैं, क्या वो अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से कर रहे हैं? वो यदि अपने दायित्वों का निर्वाह सही ढंग से करने लगे तो जिला में मात्र 3 ही पदाधिकारी परिवहन में ओवरलोड रोकने के लिए तैनात होते हैं। एक डीटीओ, एक एमवीआई, दूसरा ईएसआई। डीटीओ और एमवीआई को कार्यालय से भी कार्य होता है, विभाग का भी कार्य होता है, सरकार का भी कार्य होता है। हमारा ईएसआई सिंगल होता है इन्फोर्समेंट के लिए, पूरे जिले में घूम के इन्फोर्स करना उसका काम होता है। अब आप मानव है, समझ लीजिए कि एक ईएसआई, एक एमवीआई और एक डीटीओ, तीनों यदि 24 घंटा जिले में काम करे, क्या ओवरलोड रोक पाएगा? जब तक खनन से ओवरलोड खनन बंद नहीं होगा। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।